हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में आपको पहले से भी जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो तो होगी। 3 एंगल्स होते हैं इसमें, ऐसा शेप, ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स हों, 3 साइड्स हों। ट्राइंगल्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ये सब आपको पता ही होगा। अब हम फर्दर इसके बारे में जानेंगे और हम ट्राइंगल्स पर यूज होने वाली कुछ प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं हमारे पास, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। हमें इन्हें समझना पड़ेगा कि कोई भी 2 शेप्स या पॉलीगन्स मतलब जिसमें बहुत सारी साइड्स हों, एक से ज़्यादा साइड्स हों, वो कोई भी शेप सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कब होता है? सिमिलर होने के लिए सेम शेप होना ज़रूरी है, जबकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप भी और सेम साइज भी होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम 2 सर्कल्स की बात करें तो वो सेम शेप होगा और वो सिमिलर होंगे। जैसे एक सर्कल ये है, इसका डायमीटर हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। और ये दूसरा सर्कल है, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, इसका 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये शेप सेम है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो क्या होगा? ये सिमिलर होंगी। जबकि अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो जब इस सर्कल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का डायमीटर भी 1 सेंटीमीटर है, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब इनका रेडियस क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर और इसका भी 0.5 सेंटीमीटर। जब डायमीटर या रेडियस सेम होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। अगर उनका रेडियस अलग अलग है दोनों सर्कल्स का तो वो सिमिलर होंगे, क्योंकि शेप सेम है। यहाँ पर शेप सेम होने के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ये तो हमने सर्कल की बात करी, तो यहाँ पर हमें एक और बात बताई गई है कि कोई भी पॉलीगन उसके इक्वल एंगल्स हो, दोनों पॉलीगन्स के एंगल्स इक्वल होने चाहिए हैं और उनकी साइड्स भी सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, इक्वल रेशियो या इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे कि एक हमने रेक्टेंगल लिया, इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, और एक हमने स्क्वायर लिया, इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हम देखते हैं, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 1 और 2 सेंटीमीटर है। तो पहली चीज तो आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि ये दोनों सेम शेप नहीं है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो इसलिए ये सेम शेप नहीं है तो सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम इस थ्योरम के हिसाब से देखें, इस प्रॉपर्टी को देखें यहाँ पर, तो क्या होगा? एंगल्स सेम है, इक्वल एंगल्स होने चाहिए, तो हम इसको मान लेते हैं ABCD, और ये क्या हो गया? PQRS। एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्या हुआ? हम ABCD अगर इसका नाम दे रहे हैं और इसका PQRS दे रहे हैं, तो ABCD PQRS, तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ? P। A 90 डिग्री का है, P भी 90 डिग्री का है, B 90 डिग्री का है, Q भी 90 डिग्री का है। मतलब जो C का एंगल हो वही R का, और जो D का एंगल हो वही इक्वल होना चाहिए S का एंगल भी। तो एंगल्स तो इक्वल हैं, लेकिन साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अब देखिए, साइड हम लेंगे AB, तो AB के साथ कौन सी साइड लेंगे? PQ। AB कितनी है? 2। PQ कितनी है? 1। 2/1। अब हम BC लेंगे और QR लेंगे। BC कितनी है? 1 और QR कितनी है? 1। तो 2/1 1/1 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। ये तो हमने अलग अलग शेप्स लिए थे। अगर हम ट्राइंगल लेते तो ट्राइंगल्स भी कई टाइप के होते हैं, तो हम उस पर भी ये अप्लाई करके देखते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है।
और कॉन्ग्रुएंट के लिए एक चीज और है, जैसे यहाँ पर हमने इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे ही यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट के लिए है कि कोई भी चीज, कोई भी शेप जब दूसरे शेप को पूरी तरीके से कवर कर ले, पूरी तरीके से उसे कवर कर ले, तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे कि ये सर्कल, इस सर्कल के ऊपर अगर ओवरलैप करा जाए तो पूरा इसे कवर कर लेगा, ना इसके बाद वो वाला दिखेगा ना उसके बाद ये वाला दिखेगा, तो तब हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे तो ये वाला सर्कल भी इसे कवर कर लेगा, लेकिन ये सर्कल तो इसे कवर नहीं कर पाएगा ना पूरी तरीके से, तो इसलिए दोनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर हम ट्राइंगल के केस में देखें तो जब ट्राइंगल दोनों सेम शेप के हो, मतलब दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, तीनों एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में बराबर होते हैं, इसमें भी तीनों बराबर होंगे। देखिए एंगल भी बराबर है, सारे साइड्स भी बराबर होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो हैं आपस में सिमिलर होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि जितने भी सर्कल्स हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, चाहे उनका रेडियस कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो उनका, लेकिन सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं। लेकिन जब हम ट्राइंगल के केस में बात करेंगे तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि जब हम स्केलिन ट्राइंगल की बात करेंगे तो देखिए ये स्केलिन ट्राइंगल है, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 और ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी स्केलिन ट्राइंगल है, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 और ये 4, ये भी स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग हो, कोई भी एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है और यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम इनका रेशियो देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला है कि इक्वल एंगल्स होने चाहिए, तो अगर इनके एंगल्स इक्वल भी हैं तो भी इनके साइड का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। ए बी सी पी क्यू आर, देखिए ए बी अगर हमने मान भी लिया कि इनके एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, हम इनके साइड्स का रेशियो देखेंगे। यहां पर कितना है, ए बी और पी क्यू का देखेंगे, ए बी 3, पी क्यू 2, बी सी 4, क्यू आर 3, ए सी 2 और पी आर 1। तो क्या ये रेशियोज इक्वल है? इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो तीनों ही अनइक्वल है, तो इस हिसाब से ये सिमिलर नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। देख लीजिए, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स की। अभी हमने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट पढ़ा, अब हम नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करते हैं। नॉन सिमिलर मतलब जो सिमिलर ना हो। जैसे कि हमने सिमिलर फिगर्स में पढ़ा था कि उनका शेप सेम होना चाहिए, तो नॉन सिमिलर में क्या होगा, उनका शेप सेम नहीं होगा। एक ट्राइंगल और दूसरा सर्कल, या फिर एक सर्कल दूसरा स्क्वायर, तो इस तरीके से ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। या फिर एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर, तो इस तरीके से ये सब नॉन सिमिलर फिगर्स हो गई। एक और चीज हमने सिमिलर फिगर के लिए पढ़ी थी कि जो पॉलीगन्स ऐसे हों जिनकी साइड्स इक्वल हो, मतलब इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हो। जैसे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को हम ट्राइंगल से ही कंपेयर कर रहे थे, जिसमें 3 साइड्स हैं उनको 3 साइड्स वालों से, जिसमें जैसे इसमें 4 साइड्स हैं तो इसमें भी 4 साइड्स, ये भी क्वाड्रिलेटरल और ये भी क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे पॉलीगन्स को हम कंपेयर करें जिनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, उसमें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो, तो ये हो गई नॉन सिमिलर फिगर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस चीज के ऊपर कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं। 4 साइड्स हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं जिनकी। अब हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखेंगे। जैसे इसका नाम है पी क्यू आर एस और इसका नाम है ए बी सी डी। तो पी क्यू और ए बी, इसका प्रोपोर्शन देखते हैं। पी क्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर,
और ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर। क्यू और आर, यहाँ पर अब हम क्यू आर की बात करेंगे, क्यू आर और बी सी। क्यू आर 3 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पर आर एस और सी डी की बात करेंगे, आर एस 3 सेंटीमीटर और सी डी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एस और पी, डी और ए, एस पी 3 सेंटीमीटर और ए डी 6 सेंटीमीटर, तो 3/6। इनको अगर हम कट करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2, 1/2, 1/2, सब में 1/2 ही मिलेगा, जो कि इक्वल होता है। तो एक चीज तो ट्रू हो गई, एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब हमें ये चेक करना है कि जो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या वो भी इक्वल है। देखिए जैसे कि ए के साथ कौन सा एंगल लेंगे हम, पी, तो ए है 90 डिग्री और यहाँ पर बी क्या है 90 डिग्री नहीं है। हमें गिवन नहीं है कि क्या है एंगल, लेकिन फिर भी हम ये बता सकते हैं कि वो 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, मतलब कोई भी एंगल इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि एक प्रॉपर्टी तो हमने देखी कि सही है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई है, नहीं सही है, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। या फिर हम बोल सकते हैं ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, या हम बोल सकते हैं फिगर्स सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। देख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे बीपीटी भी कहा जाता है शॉर्ट में, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या है, इसके लिए हम पहले एक डेफिनेशन देखते हैं, जैसे इस थ्योरम में क्या है उसे पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसे प्रूव करना देखेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides on distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाए किसी ट्राइंगल की एक साइड के, ये एक ट्राइंगल है ABC, उसकी बेस है BC, तो BC जो बेस है उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो क्या होगा, जो कि इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। ए बी जो साइड है उसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो क्या होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो दोनों साइड्स थी, एक साइड के तो पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी है, जिसके पैरेलल ड्रॉ करी है उसको नहीं काउंट करेंगे, उसके अलावा जो दो साइड्स होंगी बची हुई वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मतलब ए डी डिवाइडेड बाय बी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये कह रही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इससे हमें ये पता चलता है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये सही है। इसे नोट कर लीजिए पहले तो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच DE इज पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल है, वो भी लिख दिया हमने। DE इंटरसेक्ट्स, DE जो लाइन है वो क्या इंटरसेक्ट कर रही है, AB लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, D पॉइंट पे, और AC लाइन को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने ये भी लिख दिया। इसके अलावा और कुछ गिवन है हमें नहीं। टू प्रूव क्या करना है हमें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है, जो एक लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ करी है किसी भी ट्राइंगल में, वो जब बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जो दो साइड्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं उनका जो रेशियो है वो सेम होगा। जैसे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, ये लाइन जो पैरेलल है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम BC के पैरेलल ही लें, हम किसी के भी पैरेलल ले सकते हैं, तो हमें उसमें टू प्रूव में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम AB के पैरेलल लेते हैं ऐसे, या फिर AC के पैरेलल लेते हैं ऐसे, तो क्या होगा,
जब ए बी के पैरेलल हम लाइन लेंगे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी, ए सी और बी सी। जब हम ए सी के पैरेलल लाइन लेंगे तो ए बी और बी सी लाइन इंटरसेक्ट होंगी। मेथड वही रहेगा, बस आपको नेम्स चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी सब जगह नेम चेंज हो जाएंगे लाइंस के। तो अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के अभी हम इसमें क्या प्रूव कर सकते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद इसे प्रूव करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में भी जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके अंदर वो हमें लिखना होता है, तो हम वो लिखेंगे। देख लीजिए, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जॉइन डी सी एंड ई बी, डी को सी से ज्वाइन करेंगे। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डॉटेड लाइंस होती हैं, तो इसलिए ऐसे। और ई बी को ज्वाइन करेंगे, तो हमने ई को बी से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ए डी पे परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है ई एन, परपेंडिकुलर है तो इसलिए हम इस पे स्क्वायर साइन लगाएंगे। डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई, डी टू एम परपेंडिकुलर होगा ए ई पे। डी एम और ये क्या हो गया, ई एन। अब हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऐसे ट्राइंगल्स चाहिए होंगे जिनमें वो साइड्स हो जो हमें प्रूव करनी है। प्रूव क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें पहली साइड कौन सी चाहिए, जिसमें ए डी हो। तो ए डी किस में है, ए डी ई में, ए डी ई ट्राइंगल लेंगे। और डी बी किस में है, डी बी ई ट्राइंगल में। अब हमने डी बी ई ट्राइंगल ही क्यों लिया, डी बी सी ट्राइंगल क्यों नहीं लिया, ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है। ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें इनमें परपेंडिकुलर सेम मिल रहा है। देखिए ई एन, ई एन अगर हम ए डी को बेस माने तो ई एन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट। और अगर हम डी बी ई को देखें तो इसमें भी हमें क्या परपेंडिकुलर मिल रहा है, ई एन। क्योंकि जब ट्राइंगल ऐसा होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, तो उसकी हाइट ये नहीं होती, ये नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस को एक्सटेंड करते हैं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इसकी हाइट होती है। तो वैसे ही यहाँ पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, यहाँ पे देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है इस तरीके से। तो हमने डी बी बेस को एक्सटेंड करा आगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ई एन, तो यही इस ट्राइंगल की हाइट होगी। दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, तो इसलिए हम एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि एरिया में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम इनके एरियाज को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। अभी हम करके देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। ट्राइंगल ए डी ई, इसमें बेस कहां पर है, ए डी को हमने बेस माना है और हाइट जो परपेंडिकुलर है यानी कि ई एन, डिवाइडेड बाय ट्राइंगल डी बी ई, हाफ इंटू डी बी ई में बेस क्या है, डी बी, और परपेंडिकुलर सेम ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हमें ये पार्ट तो मिल गया ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। तो इतना पार्ट तो हमारा एक तरीके से प्रूव हो गया, लेकिन अभी हमें ए ई अपॉन ई सी नहीं मिला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। ए ई किस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ए डी ई में फिर से, और ई सी किस में आ रहा है, ट्राइंगल ई सी डी में। तो हम यहाँ पर इन दोनों के एरियाज को डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ठीक है, अब देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस। इस बार हम बेस AD को नहीं लेंगे क्योंकि AD वाला हमें उस टाइम AD चाहिए था, तो हमने AD को बेस लिया। अब हमें ये पता है कि वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस बार हमें AE चाहिए, तो हम क्या लेंगे, AE को बेस लेंगे। AE को हमने बेस माना, तो परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर है वही इसकी हाइट होगी, तो इसकी हाइट होगी DM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ECD। ये जो ट्राइंगल है ECD, सेम वही चीज हमने ECD ही क्यों लिया, ECB क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें दोनों के हाइट सेम चाहिए, दोनों में जो सेम परपेंडिकुलर आना चाहिए ताकि हम उसे कैंसिल कर सकें। तो ECD में बेस क्या लेंगे हम, EC हमें चाहिए भी थी, इनटू EC को हमने आगे एक्सटेंड करा तो उस पर क्या हमें परपेंडिकुलर मिला, DM। तो यही इसकी हाइट हो गई ट्राइंगल की। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, AE अपॉन EC। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन अभी तक ये दोनों इक्वल प्रूव नहीं हुए हैं। ये अलग है और ये अलग है। अब देखिए जो हमने इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी उसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। अगर हम किसी तरीके से ट्राइंगल DBE के एरिया को इक्वल दिखा दे एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD के, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ADE तो है ही ऊपर, न्यूमरेटर में ADE ट्राइंगल का एरिया है और डिवाइड कर रहे हैं हम उसको DBE से और ECD से अलग अलग। अब देखिए मान लीजिए ऊपर 4 है, ठीक है, तो 4 तो 4 के इक्वल होता ही है। मैंने एक जगह 4 को x से डिवाइड करा और एक जगह y से डिवाइड करा। अगर x और y इक्वल है तो मतलब मैं x की जगह y लिख सकती हूँ, y की जगह x लिख सकती हूँ। तो क्या होगा, 1 1 1 1 इक्वल हो जाएगा। LHS RHS के इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगी। वैसे ही अगर मैं ECD को DBE के बराबर दिखा दूं तो ये पूरी इक्वेशन जिसके इक्वल है और वो पूरी इक्वेशन जिसके इक्वल थे, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, ट्राइंगल DBE मतलब ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ECD मतलब ये ट्राइंगल, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, उन दोनों का इक्वल एरिया होगा। तो वही थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सिंस ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD आर ऑन द सेम बेस DE, सेम बेस पर है, DE बेस है इनकी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। और देखिए इनका पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, इन दोनों पैरेलल के बीच में बन रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देखिए प्रूव कर दिया हमने। तो इस तरीके से हमने BPT प्रूव करी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसका यूज़ हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।